बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 अगस्त और पाकिस्तान में बुध की शाम सबसे पहले काउंटडाउन 94 डेज टू गो। जी हाँ, 94 दिन रह गए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट में। और पहली खबर भी आज हमारे पास इसी से रिलेटेड है, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं, प्रेशर, दर्जा हरारत, तापमान, टेम्परेचर सब कुछ बढ़ता जा रहा है। आज इसी वजह से शरीफ खानदान सारा इकट्ठा हुआ छांगला गली, जो एक बहुत ही सेहत अफजा भी और आपको पता है मौसम के अतबार से भी बहुत ही बेहतरीन मुकाम है। मरी के इर्द गिर्द ही आप इसे समझ लीजिए, नथिया गली, मरी, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो छांगला गली में ये जो इकट्ठ हुआ है, उसमें हम अब आपको मुसद्दका खबर दे रहे हैं कि उसमें फील्ड मार्शल साहब ने भी शमूलियत इख्तियार की है। जी हाँ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ भी खसूसी तौर पर हेलीकॉप्टर पर वहां पहुंचे। नीचे अवाम पानी में डूब रही है और शरीफ खानदान जा चढ़ा है पहाड़ के ऊपर, लेकिन अकेले नहीं। आज उनके साथ फील्ड मार्शल साहब भी इस लंच पर पहुंचे। बहुत ही पुरतकल्लफ लंच था और तमाम मुलाजमीन और सभी को वहां से निकाल दिया गया था, मीन साइड पे कर दिया गया था। और लंच पहले से एक साइड पे लगवा दिया गया था ताकि कोई उनकी बात ना सुने। फिर फील्ड मार्शल साहब की भी वहां पर पहुंच हुई, मतलब अराइवल हुआ, और ये मीटिंग जारी रही। इस वक्त तक मेरे पास ये तला नहीं कि मीटिंग कितनी देर जारी रही, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन मेरे तक आई वो ये कि उन्होंने भी इस मुलाकात में शमूलियत इख्तियार की और ये छांगला गली के अंदर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के लिए खसूसी तौर पर वहाँ मरियम नवाज़ भी पहुंची, खसूसी तौर पर वहीं पर शहबाज शरीफ भी पहुंचे। नवाज शरीफ पहले से वहाँ थे और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मुलाकात के लिए पहुंचे। अंदाज़ा ही कर सकते हैं हम, मुलाकात का जो कंटेंट है वो हमारे पास नहीं है, ये ज़राए हमें नहीं बता पाए कि मुलाकात के अंदर डिस्कस क्या हुआ है, लेकिन मुलाकात हुई है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता देते हैं कि जो ये लंच था इस पर आइकुराज रखे गए। वो जो मछली के अंडे जापान से बहुत ही महंगे मिलते हैं, इतने महंगे कि आप परेशान हो जाएंगे बहुत सारे लोग तो सुन के। वो उनको लाकर रखा गया था इस लंच के अंदर, वो भी पेश किए गए थे। वो मुझे नहीं पता कि वो अभी मंगवाए गए हैं जापान से, कोई लेके आया है या उससे पहले के वो मौजूद थे, लेकिन वो भी आज के लंच में प्रेजेंट किए गए हैं। और पुरतकल्लफ लंच था, बहुत ही पुरतकल्लफ लंच था, बहुत लंबा अरसा इसकी बेचारों को तैयारी करवाई गई। ये नहीं बताया गया था कि किसने आना है, लेकिन 2 दिन पहले से अहकामात थे कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लंच जो है वो तैयार होना चाहिए। तो ये जो मुलाकात है, ये हमारा तजिया तो यही है कि ये 94 डेज से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक तरफ तो सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, लेकिन फील्ड मार्शल साहब के दिमाग के अंदर जो है वो एक ही चीज़ चलती है और टन टन की आवाज़ आ रही है, और वो है नोटिफिकेशन। उन्हें हर सूरत नोटिफिकेशन चाहिए और अभी चाहिए। वो वेट नहीं करना चाहते, अक्टूबर का तो बिल्कुल वेट नहीं करना चाहते, बल्कि सितंबर का भी नहीं, उन्हें अगस्त में ही ये नोटिफिकेशन चाहिए। अब देखते हैं नवाज शरीफ और शरीफ खानदान और नून लीग इस सारी चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक बात की समझ आ गई है कि इनकी असल इंश्योरेंस पॉलिसी अवाम थी, जिसको इन्होंने डिसोन कर दिया, और अवाम पर और इमरान खान पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये जुल्म करने में इतने दूर निकल गए कि अब फील्ड मार्शल इनका क्या करते हैं इससे अवाम को भी ज़्यादा लेना देना नहीं होना। इसीलिए अब फील्ड मार्शल भी बहुत रिलैक्स फील करते हैं। उन्हें पता है कि इनके साथ में कुछ भी करूंगा, अवाम में शायद उनकी पजीराई बढ़ जाए। आप हैरान हो रहे होंगे मैं क्या कहूंगा, अगर वो इन पर जुल्म करें, जो कि मैं नहीं कहता कि करना चाहिए, मैं किसी के ऊपर भी जुल्म के हक में नहीं हूं, लेकिन फील्ड मार्शल की असेसमेंट यकीनी तौर पर यह होगी कि अगर वो नून लीग और पीपल्स पार्टी पर जुल्म करते हैं तो उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है, जो आवाम के अंदर पजीराई है, वो शायद थोड़ी सी बेहतर हो जाए। उसकी वजह है कि अभी तो आवाम उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक मजलूम पर जुल्म करने वाला देखती है, और इस वजह से उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत ही नीचे है। लेकिन अगर वो जालिम, क्योंकि ये सारी रजीम के अंदर जितने भी किरदार हैं वो जालिम है, तो अगर जालिम पर भी जुल्म कर रहे होंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत उनकी अप्रूवल रेटिंग बेहतर हो। बहरहाल उन्हें प्रेशर कोई नहीं है कि इन पर अप्रूवल रेटिंग से किसी किस्म का कोई अवामी रिएक्शन आ जाएगा, अवाम में उनकी साख को कोई नुकसान पहुंचेगा। इसलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को ये पता है कि जिस दिन अब फील्ड मार्शल का दिल किया, उन्होंने हमारी छुट्टी करवा देनी है और हमारी तबाही कर देनी है। इसलिए अब ये खेल बहुत ही दिलचस्प मरहले में है। हर रोज़ इसमें कोई ना कोई अपडेट्स होंगी, जैसे ही होंगी तो आपके सामने रखेंगे। आज की ये जो छांगला गली की मीटिंग है मछली के अंडों के ऊपर, ये आपको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और मजीद इसकी जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, क्योंकि हम इसमें मुगालता राय नहीं करना चाहते थे कि अपनी राय को खबर बना के आपके सामने रख दें। हमें सिर्फ इतना ही पता चला है कि ये मीटिंग हुई है। हाँ, ये मुसद्दका है कि मीटिंग हुई है, और आगे मैंने आपको तज्जिया दिया है कि ये मुझे लगता है 94 डेज से रिलेटेड ही मीटिंग है। अब ये खबर तो हो गई, अब ज़रा चलते हैं सैलाब की सूरत हाल की तरफ, क्योंकि पूरा पंजाब तकरीबन, अगर आप कहें, या मेजर पार्ट ऑफ पंजाब इस वक्त पानी के नीचे डूबा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में ये पहले ही हो चुका है, और आने वाले दिनों में बदकिस्मती से हमें ये सारा पानी सिंध भी जाता हुआ नजर आ रहा है। कराची के साथ तो पहले ही बारिश में जो हुआ वो आपको पता है, तो सिंध पर भी ये आफत अगले आने वाले दिनों में आएगी, क्योंकि ये पानी यहाँ से गुजर के वहाँ जाएगा। अल्लाह सबको महफूज रखे। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, दरियाओं की सूरत हाल आपको बता देते हैं कि चनाब
इंतहाई बुलंद सैलाब है इस वक्त खान की हेडवर्क्स के ऊपर। 10,32,000 क्यूसेक जो पानी है वो चल रहा है। ये 77,000 क्यूसेक तक गया है, थोड़ा अब नीचे होना शुरू हुआ है। ये जो हम अब आपसे जिस वक्त बात कर रहे हैं इस वक्त आप ये कह लें कि जो बिल्कुल ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं वो जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं उसके नंबर्स आपको देते हैं। सतलुज गंडा सिंह वाला 2,61,000 क्यूसेक, रावी जस्टर 1,92,000 क्यूसेक और शादरा 91,000 क्यूसेक। तो रावी में शायद अब से 2-3 घंटे के बाद जो सबसे बड़ा रेला है पानी का वो यहाँ से गुजरेगा। आज ये जो रात होगी इसके अंदर देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती हैं, क्योंकि इस वक्त तो ऊंचे दर्जे का सैलाब आप कह सकते हैं पूरे पंजाब के अंदर है। भारत ने भी पाकिस्तान को फ्लड अलर्ट जारी किया है। रावी, चनाब और सतलुज ये सैलाबी रेले अगले 24 घंटे में बड़े रेले जो है वो गुजरेंगे। दरियाई चनाब पर जो कादराबाद हेड है उस पर पानी की सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, जैसे हमने आपको बताया है, और पीछे से और पानी आ रहा है। इसी तरह दरियाए रावी का बता दिया हमने आपको कि रात 10 से 12 बजे के दरमियान या शायद 2 घंटे और आप आगे पीछे कर लीजिए, इससे बड़ा रेला जो है वो गुजरेगा। दरियाए चनाब के अतराफ में 128 देहात में पानी फैल चुका है, वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। दरियाए सतलुज में पिछले 8 से 10 दिनों से ऊंचे दर्जे का सैलाब चल रहा था, लेकिन आप देख लीजिए कि पिछले 8 से 10 दिनों में इन्होंने किसी किस्म का कोई अलर्ट लोगों को, मीडिया को, ये पिछले 2 दिन में सब कुछ शुरू हुआ है। ये अचानक नहीं आया, लेकिन अपना फिर चेहरा छुपाने के लिए पीडीएम में हो या एनडीएम में हो सब कुछ इंडिया पर डाल देते हैं कि इंडिया ने अचानक पानी छोड़ दिया। भाई ऊपर जब बारिशें हो रही थी, जब जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही थी, मकबूजा जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही थी, इंडिया के दूसरे इलाकों में जहाँ से पानी इधर आ सकता है, तो क्या आपको नज़र नहीं आ रहा था? इंडिया ने क्या आपको चिट्ठी लिखनी तो आपको पता लगना है कि ऊपर पानी कितना आ रहा है। तो पूरी दुनिया में अब तो आप वेदर को और वेदर से रिलेटेड चीज़ों को कहीं भी बैठकर मॉनिटर कर सकते हैं। पुराना ज़माना तो है नहीं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किए गए और अब बड़े आराम से इंडिया ने अचानक पानी छोड़ दिया। भाई ये ग्लास था जो उन्होंने गिरा दिया है टेबल के ऊपर और पानी इधर आ गया है। जाहिर है उनके डैम भरेंगे तो पानी आगे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो आपको ये पहले हम ज़रा 1-2 वीडियोज़ पहले भी दिखाई थी, ये दिखा देंगे इंडिया की है। इस वीडियो में इंडियन किसान जो है वो अपनी धान की फसल जो है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और रो रहे हैं। थोड़ी सी आवाज़ भी साथ सुनवाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो। ये इंडिया की वीडियो है, ये इंडिया के हालात हैं। ये दूसरी वीडियो देखिए साथ साथ, ये मैं आगे इसको प्ले करता हूँ। ये बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, दोनों तरफ जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है इलाका, ज़मीन। तो ये कह देना कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने हम पर पानी छोड़ दिया। मैंने एक मोहतरम से बात की, दोस्त हैं एक, उन्होंने इंडिया के खिलाफ बड़ी स्टेटमेंट दी हुई थी कि उन्होंने पानी छोड़ दिया। मैंने कहा इंडिया के तो अपने इलाकों में सैलाब आया हुआ है, ये क्या बात है? उन्होंने कहा हम हाफिज साहब को तो नहीं ठोक सकते, चलें मोदी को ठोक दें। मैंने तो ऐसे ही ठोक दिया, इसमें कोई वजह तो नहीं है ऐसी। तो इसलिए ये जो हमारा अमूमी रवैया है कि सैलाब जब आना है वो हमने किसी पे डाल देना, अपनी तैयारियों का हमने जायज़ा जो है वो नहीं लेना। बहरहाल आज ये पता चला है कि जो हमारे एनडीएमए के हेड हैं जनरल इनाम साहब, उन्होंने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आखिरकार वो बाहर निकले, जलवागर हुए हैं। लेकिन ये भी पता चला है कि वो आफ्टरनून में गोल्फ खेलते थे तो आज 1 घंटा लेट हुए हैं गोल्फ खेलने में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से। तो जाहिर है तबीयत पर नागवार गुजरा होगा ये भी, लेकिन चले कम अज़ कम आवाम को पता चला कि हमारे पास एनडीएमए के हेड भी हैं जनरल इनाम साहब, और उन्होंने आज कोई गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वरना उनके दफ्तर में से उनका जो स्टाफ है वो एक प्रेस रिलीज जारी करता है जिसमें आवाम को बताता है कि ऊंचे दर्जे का सैलाब आएगा या बारिशें होंगी, तुगयानी होगी और अपना अपना बचाव कर ले। आज ये भी पता चला है कि वज़ीर आज़म हाउस में एक मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ की सदारत में, जाहिर है छांगला गली जाने से पहले, और उस मीटिंग में जनाब लेफ्टिनेंट जनरल इनाम साहब ने वज़ीर आज़म को ये बताया कि हमने पंजाब की तरफ 5,000 खैमे रवाना कर दिए हैं। आप ज़रा पंजाब की आबादी चेक करें, ये आपके नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपको बता रही है। पंजाब की सियालकोट, नारोवाल, दूसरे इलाकों की ज़रा आबादी चेक करें, ये सारे इलाके, ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कराची शहर के बाद जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड पॉपुलेशन है वो शायद इसी इलाके के अंदर है, और वहाँ पर 5,000 खैमे भेजे गए हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने, गालिबन उसमें शायद DGISPR और डेंटोनिक साहब भी थे साथ। चलें शुक्र है। अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में हम इंतज़ाम करें ना करें, लेकिन हर एक ने इसमें से जूस पीना है, हर एक ने। DGISPR साहब आ जाएंगे बताने के लिए कि देखें हम कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं कौम के ऊपर। वो अपनी PR करेंगे इसमें से, वफाकी हुकूमत अपनी करेगी और बाजी मरियम अपने टिकटॉक बनाने अगले मोर्चों पे पहुंचेंगी, मोर्चे कह दिया माजरत, अगले जो बंद होंगे पानी के वहां पर पहुंचेंगी और वहां खड़े होकर टिकटॉक बनाएंगी। लेकिन जब लोगों को मोबिलाइज करना, उनको ट्रांसपोर्टेशन देना, महफूज मकाम पर लेके जाना, उनके मवेशी महफूज मकाम पर लोगों को फैसिलिटेट करना, आगाही देना, उसके अंदर इनका मुकम्मल फेलियर है बदकिस्मती से। लेकिन अब इसके बाद जब तबाही हो जाएगी और वो गिरे मकान और बुरा हाल, तो वहाँ पर आप देखेंगे आर्मी चीफ भी पहुँचेंगे, DGISPR भी, कोर कमांडर्स भी, मरियम साहबा का पूरा ब्रिगेड भी, और ये भरपूर PR स्टंट होंगे, भरपूर फिल्में बनेंगी, तस्वीरें ली जाएंगी और आपको बताया जाएगा कैसे फ्रंट मोर्चों के ऊपर जाके लड़ाई जो है वो जारी है। अच्छा जी, आगे जो हमारे रामे साहब हैं PDMA के,
उनसे उन्होंने जो बयान जारी किया है पीडीएम ने, उन्होंने ये कहा है कि अचानक सैलाब आ गया है। मतलब ये भी मेरी समझ से बाहर है। जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में कितनी बारिश हो रही थी, ये सबको नज़र आ रहा था, हर जगह रिपोर्ट हो रहा था, वहाँ की तबाही की वीडियोज़ सबको सामने आ रही थी। तो क्या वो पानी कहीं ऊपर को चढ़ जाना था? ये आपके माजरत के साथ नाक वाला पानी है जो आप ऊपर खींच लेंगे, ये तो बहना है, इसने तो नहीं रुकना। तो ये ऊंचाई से नीचे ही आना था इसने। अब उसने इंडिया के इलाकों में भी तबाही मचाई है और आगे हमारे इलाकों में भी, अब पंजाब में और आगे सिंध में और आगे जाके वो समंदर में गिरेगा। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी? लेकिन मसला ये है कि हमने अपनी जो हरकतें उन्हें दुरुस्त नहीं करना और किसी और को बुरा कह के हम अपनी जान छुड़वानी है। अच्छा जी, सियालकोट और वजीराबाद को बचाने का फैसला किया गया है। गुजरात के मकामात पर दरियाई चनाब के बांध तोड़े जाएंगे। सियालकोट और वजीराबाद को बचाने के लिए हज़ारों देहातों, लाखों मवेशियों, लाखों एकड़ खड़ी चावल की फसल की अब बलि चढ़ेगी। अच्छा, ये भी एक बलि चढ़ेगी, ज़रा थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन है कि जैसे जानबूझकर इन इलाकों को डुबोया जाएगा। ये भी बात दुरुस्त नहीं है। ज़ाहिर है देखा जाएगा किस तरफ कम नुकसान होता है और इंतज़ामिया को वही फैसला लेना पड़ता है। लेकिन माजी में हम ये देख चुके हैं कि जिधर किसी बड़े वडेरे की ताकतवर की ज़मीन, घर, इलाका होता है, उसको बचाने के लिए कई दफ़ा जो नहीं बनता जिस तरह पानी को डाइवर्ट करना, उधर भी कर दिया जाता है। सिंध में हम ये बहुत सुनते आए हैं। अब लग रहा है कि पंजाब में भी इस दफ़ा इसी तरह से फैसले होंगे। जितनी लॉलेसनेस हो गई है कि किसी इलाके में जहाँ कम नुकसान होना है, बजाय इसके कि पानी को उधर लेके जाया जाए, जहाँ ज़्यादा नुकसान होगा उधर डाइवर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कम नुकसान वाले इलाके में कोई बड़ा आदमी, कोई या तो जनरल साहब किसी की ज़मीन होगी, या किसी सियासतदान की ज़मीन होगी, या किसी और वडेरे की ज़मीन होगी। तो इस पर भी बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा, ऑफ कोर्स आपको ये एक एथिकल डायलेमा होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें नुकसान आपने उठाना ही उठाना है। आप हमेशा फिर ऐसा फैसला करते हैं जिसमें कम नुकसान होता है। तो ये मुश्किल फैसले होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ईमानदारी के साथ लिए जाएँ तो फिर इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर बेईमानी इसमें भी शामिल हो तो फिर जाहिर है लोगों की बददुआएं आपको लगेंगी और आप एक्सपोज भी होंगे, और हम भी उस पर ज़रूर बात करेंगे। आगे चलते हैं जी। कादराबाद के मकाम पर बंद तोड़ दिया गया है। सैलाबी रेला रुख बदलकर मंडी बहाउद्दीन के नवाही देहात में दाखिल हो गया है। तेज़ बहाव के बायस खेत, मकानात और गांव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सैलाबी सूरत हाल में हाफिज़ाबाद में भी इस वक्त जो है वो सैलाब की सूरत हाल ख़राब है, क्योंकि बिल्कुल ज़ाहिर है दरिया के किनारे 18 हज़ारी के मकाम पर बंद तोड़ने के लिए बारूद नस्ब किया जा रहा है। झंग उस वाले इलाके की बात अब हो रही है। ज़िला नारोवाल में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। कोट नैना के मकाम पर दरियाए रावी में 2.25 लाख क्यूसिक पानी के अखराज ने वसी इलाके को ज़ेर आब कर दिया है। ज़ाहिर है यहाँ पर भी तुग़यानी है बहुत ज़्यादा। खान की हेडवर्क्स की कैपेसिटी 8 लाख है। इस वक्त वहाँ से 10 लाख का रेला गुजर रहा है। हेडवर्क्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का खदशा है। ये रेला गुजर गया तो मराला में पानी रात की निस्बत कम हो गया है। हेड मराला पर पानी रात की निस्बत तकरीबन आधा रह गया है। खान की से आगे कादराबाद हेडवर्क्स है, वहाँ पहले ही 9 लाख पानी जो है वो क्रॉस कर रहा है। आगे जाहिर है ये सारा पानी अब इकट्ठा होकर, आपको पता है सिंध में इकट्ठे हो जाते हैं दरिया, वहाँ पर बहुत खदशा है कि वहाँ पर कितनी तबाही मचेगी। उसके लिए सिंध गवर्नमेंट को पेशगी इंतजाम करने चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा। इनसे भी बुरे हाल सिंध गवर्नमेंट के हैं, वो तो बिल्कुल ही सोए हुए नहीं उठते। और जब पानी पहुँच जाएगा, लोगों के ऊपर से गुजर जाएगा, लोगों की तबाही निकल जाएगी, फिर ये निकलेंगे कैमरे तस्वीरें लेके और अपने काम करने के लिए। अगली खबर आपको बताते हैं, अबशा कामरान और 2 बदनाम ज़माना वज़ीर। जी हाँ, अबशा कामरान ये वही दलेर खातून है, आप सबको पता है, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर के खिलाफ। सर्विंग वो आर्मी के मिलिट्री के जनरल, और बन गए थे वो नादरा के डीजी, और नादरा के हेड बने थे, चेयरमैन नादरा, डीजी मैंने कह दिया, वो चेयरमैन नादरा बने थे। और अबशा कामरान पहुंची थी लाहौर हाई कोर्ट, और उनकी जो तैनाती थी, अपॉइंटमेंट थी, उसको इलीगल करार देने की उन्होंने इस्तदा की थी। अदालत ने डिटेल से केस सुना, तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखा और यही फैसला किया कि लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती इलीगल थी, गैर कानूनी थी, और गैर अखलाकी तो थी, गैर कानूनी भी थी, और उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। वो अलग बात है कि काजी लानत ने बाद में उनको रिस्टोर किया। अब वही अबशा कामरान जो हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म फार्म 47 पाकिस्तान शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा है और उन्हें 10 दिन की मोहलत दी है कि वो अपने 2 वज़ीरों को, बदनाम वज़ीरों को हटाएं। डिस्ग्रेस्ड मिनिस्टर्स जो 2 हैं उनको कैबिनेट से हटाएं, उनके ऊपर पीका एक्ट लगाएं। अदरवाइज़ अबशा कामरान साहबा ये ऐलान कर रही हैं कि वो उनके खिलाफ भी अदालत जाएंगी और कार्रवाई करवाएंगी। ख़त का मतन बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मास्टर स्ट्रोक्स हैं इसमें। उन्होंने लिखा है कि हाल ही में सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम शाया किया, जिस कॉलम में उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से रिलेटेड कुछ इंकशाफात किए या कुछ दावे किए। उन्होंने कहा एक मुहिब्बे वतन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरा है, आपने गौर से सुनना है। आपने अबशा कामरान साहबा को जज नहीं करना, कई दफ़ा आपको डिफ्लेक्ट करके गोल करना होता है। हॉकी में आपको डिफ्लेक्शन चाहिए होती है, सही जगह गोल करने के लिए आपको डिफ्लेक्शन दरकार होती है। यही मैकेनिज्म उन्होंने इस खत में इस्तेमाल किया। मेरा तजिया है, जाहिर है। उन्होंने कहा कि देखिए कितने मुहिब्बे वतन हैं फील्ड मार्शल साहब भी और DG ISPR भी। उन्होंने हुब्बुल वतनी का सबूत दिया और अपने इदारे पर लगे हुए धब्बे फौरी धो दिए।
और DGISPR मैदान में आए और उन्होंने कहा कि ये झूठ है बादशाह सलामत, ये झूठ है। ये बादशाह सलामत तो मैंने खुद से डाला है, मतलब कि DGISPR ने कहा कि ये झूठ है, ये सच नहीं है, और उन्होंने सुहेल वड़ाइच को रद्द कर दिया और जो सही तशख़्ख़ुस था अदारे का वो बहाल किया। अब शाह कामरान कहती हैं कि फ़ौज है वो भी कौमी इदारा है और रियासत का हिस्सा है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो सच बोलते और उन्होंने सच बोला, अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि कहीं अब शाह कामरान साहबा भी टाउट तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत खूबसूरती से यहाँ डिफ्लेक्शन के मेथड को यूज़ कर रही हैं। अब आगे खत में वो क्या लिखती हैं, वो शहबाज शरीफ को लिखती हैं कि जैसे DGISPR ने अपना काम किया और अपने इदारे की साख को बचाया और सच बोला या सच अवाम के सामने रखा और सुहेल वड़ाइच को एक्सपोज कर दिया, आप नाकाम रहे हैं पाकिस्तान की रियासत के एतमाद को बचाने में, पाकिस्तान की रियासत की डिग्निटी को बचाने में, पाकिस्तान की रियासत के एहतराम को बचाने में। अब आप सोचेंगे वो क्यों, शहबाज शरीफ बेचारे का यहाँ क्या कसूर है। उन्होंने वाकया लिखा है कि आपके एक वजीर ख्वाजा आसिफ ने टेलीविजन पर आकर कहा कि आप ज़्यादातर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, या शायद 50% से ऊपर या ज़्यादातर उनकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ है, उनकी नेशनैलिटीज़ हैं और वो सारे करप्ट हैं। उन्होंने कहा ना उन्होंने अभी तक कोई सबूत दिया, ना आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, ना पीका एक्ट लगाया, तो आप फौरी तौर पर कीजिए, आप फेल रहे ये करने में। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपके एक और वजीर मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान को डंपर ट्रक कहा, कचरे वाला ट्रक कहा और इंडिया को शाइनिंग मर्सिडीज़ कहा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि अशफा कामरान साहबा यहाँ पर डंडी मार रही हैं, कहा तो ये फील्ड मार्शल ने था। तो चले, मैंने दोबारा आपको कहा कि कई दफ़ा डिफ्लेक्शन चाहिए होती है, गोल तो सही जगह ही होता है। तो अशफा कामरान साहबा ने ये लिखा कि क्योंकि जो जाहिर है, और दूसरी बात ये कि फील्ड मार्शल ने जो कहा वो तो उस तरह से रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट तो उन्होंने दी हुई है, सबको पता है, लेकिन उसकी वीडियो वैसे मौजूद नहीं है। मोहसिन नकवी की तो मौजूद है और वो कहानी भी यही सुना रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने ये कहा था। तो अब अबशा कामरान कह रही हैं फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के, आप फेल हुए हैं, आपने पाकिस्तान को इंसल्ट किया है, और यहाँ तक लिख रही हैं कि आप गद्दारी के मुर्तकब हो रहे हैं। आप पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए अगर आप इन 2 वज़ीरों को फारिग नहीं करते, इनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करते, और अगर ज़रूरी है तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं करते। अगर आपने अगले 10 दिन में ये कार्रवाई नहीं की तो मैं इसके खिलाफ अदालत जाऊंगी। अब जाहिर है इससे होना क्या है, क्या वज़ीर आज़म को कार्रवाई करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। लेकिन अबशा कामरान अदालत जा सकेंगी, क्या अदालत में कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि कई दफ़ा आप डब्बा बांध देते हैं किसी जानवर के साथ, गधे के साथ, बकरी के साथ, कुत्ते के साथ, वो डब्बा दुम के साथ बांध देते हैं, जैसे जैसे रस्सी छोटी सी डाल के, और डब्बा होता है पुराना कोई टीन डब्बा जो घी का डब्बा हो। जैसे जैसे वो चलते हैं तो डब्बा ज़मीन पर लगता है, जैसे ही वो शोर मचाता है तो वो जानवर और भागता है तो डब्बा तेज़ी से ज़मीन पर लगता है, और शोर मचता है तो वो और तेज़ी से भागता है, तो उसकी उस डब्बे से जान निकली रहती है। तो ऐसे डब्बे बांधते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ किसी ना किसी वक्त इनमें से ज़रूर निकल आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 94 दिन का फड्डा लंबा हो गया तो इन्हीं डब्बों में से कुछ ना कुछ निकलेगा। आगे चलते हैं। ये बात तो हो गई, इमरान खान साहब की आपको अपडेट देनी है, और वो अपडेट ये है कि एक तो आज अलीमा खानम साहबा और उनके ख़ानदान की तरफ से ये पिटीशन की गई है कि इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना उनके डॉक्टर से करवाया जाए। वो कहा जा रहा है कि उनको जो आंखों में धुंधलापन फील हो रहा है, ज़ाहिर है, और भी बहुत देर से उनके डॉक्टर्स ने उनका मुआयना नहीं किया, तो फौरी तौर पर उनको उनका मुआयना जो है वो करवाया जाए ताकि उनकी हेल्थ के बारे में पता चल सके। 72-73 ईयर्स उनकी एज है। जाहिर है इस एज में डॉक्टर्स का मुआयना बहुत ज़रूरी है। नवाज़ शरीफ का डॉक्टर तो रहता ही साथ है। एक और आपको कहानी सुनाते हैं इंटरेस्टिंग। वो कहानी ये है कि खान साहब ने कुछ फ्रूट्स के दरख्त और कुछ सब्जियाँ, ज़ाहिर है सब्जियाँ तो इसी सीज़न में लगी, वो हर सीज़न में अपने घर में सब्जियाँ लगवाते थे, लेकिन फ्रूट के दरख्त जब वो जेल में नहीं थे तब उन्होंने लगाए थे। और ज़ाहिर है पीछे से जो उनके केयर टेकर थे घर में, जो मुलाजमीन थे, उनके रुफ़का थे वहाँ पर, उन्होंने उन दरख्तों की बहुत देखभाल की क्योंकि खान साहब उनकी खुद देखभाल करते थे। इस साल उन पर फ्रूट आया। जब उन पर फ्रूट आया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना खान साहब को वो दिखाया जाए। चलें, खाना या खिलाना तो एक और बात है, कम से कम उनको दिखाएं कि ये जो आपने मेहनत से पौधे लगाए थे इन पर ये फ्रूट आया है, या ये सब्जियां इस दफ़ा इस तरह की हुई हैं बनी गाला में। पिछले 3-4 महीने से पूरी भरपूर कोशिश करने के बावजूद यहाँ तक भी ऑफ़र की गई कि सिर्फ उनको दिखा के अदालत से बाहर, अदालत में जाना होता है ना, तो ये जो फ्रूट है और ये जो सब्जियां हैं ये सिर्फ एक बैग में डाल के अंदर ले जाएं, सिक्योरिटी वाले खुद ले जाएं चेक करके, उनको सिर्फ दिखा दें और दिखा के बाहर ले आएँ। ये ज़ाहिर कोशिश कर रहे थे जो उनके रुफ़का वहाँ पर, मतलब कि जो सिक्योरिटी के लोग उनके या उनके जो घर में केयर टेकर हैं, वो ये कोशिश कर रहे थे कि ये फ्रूट आया है या सब्जियां हैं तो खान साहब देखेंगे तो खुश होंगे कि पीछे से दरख्त जो हैं वो बिल्कुल हिफाजत में हैं। लेकिन इससे भी फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो इस प्रॉब्लम से भी उनको, मैं यही कहूँगा कि इससे भी उनको मसाइल हैं, उन्होंने ये भी नहीं होने दिया। खबरें और भी थी, मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।